तो भाइयों आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा हानली अपने होम सिटी जा रहा होता है और रास्ते में वो कुछ गोश्त स्प्रिट सेट के कल्टीवेटर्स को भी मार देता है और फाइनली पहुंच जाता है अपने होम टाउन। तो जिसने भी पिछले एपिसोड नहीं देखा है जाके उसे पहले देख ले, नहीं तो आगे की स्टोरी समझ में नहीं आएगी। तो अब आगे हानली अजरा लाइट में स्काई में फ्लोट कर रहा होता है और उसकी नजर नीचे एक विलेज पर होती है और वो सॉफ्टली बोलता है कि ग्रीन ऑक्स विलेज। वो थोड़ा डाउटफुल होता है। पहले वो विलेज छोटा और पैंथेटिक था लेकिन अब वो बहुत बड़ा टाउन बन चुका है। स्ट्रीट हाउस सब बदल चुके हैं। सिर्फ सराउंडिंग देखकर ही हानली इसको पहचान पा रहा होता है कि यहाँ पर हानली बचपन में खेला करता था। फिर हानली एक रास्ते पे उतर जाता है और आराम से चलने लगता है और वह स्ट्रीट को देखकर कहता है सब कुछ कितना बदल चुका है। उसके स्टेप स्लो हो जाते हैं क्योंकि हर चीज अनफेमिलियर थी उसके लिए, लेकिन उसके दिल में एक होप था कि शायद कुछ फेमिलियर मिल जाए। फाइनली हानली एक चौराहे पे रुकता है जहाँ पर उसकी नजर एक सैबी 2 स्टोरी रेस्टोरेंट पे पड़ता है, जिसे देखकर हानली का दिल थोड़ा सेक हो जाता है क्योंकि यह वही रेस्टोरेंट था जिसको थर्ड अंकल फैटी हान चलाते थे। जिसके बाद हानली के दिमाग में मेमोरीज का बाढ़ आ जाता है। वो अंकल के राउंड फेस को याद करता है, नैरो कंट्री यार्ड, टेस्टी फूड, साइड रूम का डिम लाइट और वो ब्लैक कैरेज जिसमें 7 मिस्टीरियस सेट का बैनर था। वो सभी चीजों को याद करता है। हानली का एक्सप्रेशन एकदम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसकी आंखों में एक सैडनेस की ट्रैक आ जाती है। लेकिन रोड पर खड़े कुछ स्ट्रेंजर उसे और एक्सप्रेशन से देख रहे होते हैं कि इतनी देर तक कोई बंदा एक सैबी रेस्टोरेंट को क्यों देख रहा है। तब हानली एक गहरी सांस लेता है और उस रेस्टोरेंट में एंटर करता है। हानली के रेस्टोरेंट के अंदर जाते ही एक वेटर उसका वार्म वेलकम करता है। हानली दूसरे फ्लोर पर नहीं जाता बल्कि वो फर्स्ट फ्लोर के एक रिमोट कॉर्नर में बैठ जाता है। वहाँ वो कुछ डिशेस को ऑर्डर करता है और साइलेंटली रेस्टोरेंट को एटमॉस्फेयर को ऑब्जर्व करने लगता है। फर्स्ट फ्लोर पे हर टाइप के लोग बैठे हुए थे, मजदूर, छोटे व्यापारी और अलग बैकग्राउंड के कस्टमर्स। लेकिन एक टेबल पे 6 मस्कुलर मैन बैठे हुए होते हैं और हर एक के पास एक लंबी कपड़े की बैग थी जो कि क्लियरली उन्होंने वेपन छुपाया था। उनके सिमिलर यूनिफॉर्म से ये क्लियर था कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। हानली को तुरंत 7 मिस्टीरियस सेट के दिन याद आ जाते हैं। तब हानली अपने स्पिरिचुअल सेंस को यूज करता है और उनकी बातें सुनने लगता है। और जैसा कि हानली ने सोचा था ये सच में एक एसेसन ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे। हानली का इंटरेस्ट इनमें से खत्म हो जाता है और वो दूसरों को ऑब्जर्व करने लगता है। इसी वक्त 2 यंग स्कॉलर रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं और धीरे धीरे चलते हुए वो बातें कर रहे होते हैं। एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है असिस्टेंट मिनिस्टर हान वापस आ रहे हैं एंसेस्टर को रिस्पेक्ट देने के लिए गाँव, और प्रोविंस के बड़े कैरेक्टर उसमें शामिल होने वाले हैं जैसे कि फैन क्लैन, ली क्लैन भी अपने लोग भेज रहे हैं। लगता है कि हान क्लैन इस इवेंट को बहुत ही ग्रैंड बनाने वाला है। तब दूसरा बंदा कहता है बिल्कुल, मैंने सुना है कि हान क्लैन ने अपने साइड ब्रांचेस को चाहे वो कितनी भी दूर हो पर उन्हें आना ही पड़ेगा। ये ऑफिशियल लेटर उनको भेजा गया है और जैसा लग रहा है कि हान क्लैन, फान क्लैन और ली क्लैन अब ये जिंग प्रोविंस के 3 सबसे बड़ी फैमिली बन जाएंगे। हानली इन बातों को सुनकर तुरंत शॉक हो जाता है कि हान क्लैन। हानली उनकी बातों को और सुनना चाहता था लेकिन वो स्कॉलर टॉपिक चेंज करके लिटरेचर पर बात करने लगते हैं। तब हानली इरिटेट हो जाता है और डिसाइड करता है उनसे डायरेक्टली बात करे। वे स्कॉलर्स के पास जाकर पोलाइटली बोलता है कि ब्रदर्स, मेरा नाम हानली है, मुझे भी इस एंसेस्टर के ऑफरिंग में बुलाया गया है लेकिन मैं छोटे गाँव से आया हूँ तो मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं इसके बारे में। आप मुझे थोड़ा गाइड कर सकते हो? स्कॉलर जब यह बात सुनते हैं तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं, लेकिन वो हानली के ड्रेसिंग स्टाइल और रिफाइंड तरीके से बात करने की स्टाइल को देखकर वो उस पर टच कर लेते हैं। वो रिप्लाई करते हैं, अरे तो आप हान क्लैन के मेंबर हैं, हमने पहले आपको पहचाना नहीं। वैसे सिर्फ एक ही हान क्लैन है जो 3 किलोमीटर वैली से बिलोंग करता है। हानली जब यह सुनता है वह तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेता है कि यह वही गाँव है जहाँ पर उसकी फैमिली पहले रहा करती थी। उसके एक्सप्रेशन काम होते हैं और वह कहता है कैजुअली कि तो ये हान क्लैन है, आप मुझे डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं? मैं पहली बार एंसेस्टर के ऑफरिंग में आ रहा हूँ, कहीं मैं अपने आप को एम्बेरस न कर लूं। यह सुनकर वो स्कॉलर्स एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो हानली को थोड़ा जनरल इंफॉर्मेशन देते हैं। वे बताते हैं कि सालों पहले हान क्लैन ने अपने मेन बेस 3 किलोमीटर वैली से शिफ्ट करके हान क्लैन कैस्टल बना लिया था, लेकिन एंसेस्टर ऑफरिंग के दिन वे हमेशा अपने पुराने वैली में वापस जाते हैं। हानली बाहर से काम दिखता है लेकिन वह अंदर से बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। 4 घंटे बाद हानली पहुंच जाता है अपने पुराने माउंटेन के ऊपर। वह नीचे की ओर देखता है और अपने पुराने गाँव को याद करता है। पहले की तरह कच्ची सड़कें, हट और बचपन के बच्चे कहीं नहीं थे। अब उनकी जगह बड़े कंट्री यार्ड, टिल्ड हाउस, पेवेट रोड और सर्वेंट थे। उसका गांव पूरी तरह से बदल चुका था। हानली जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर एक बिल्डिंग पर पड़ती है जो 2 फ्लोर की होती है और उस पे लिखा होता है हान क्लैन सैरेन। हानली के चेहरे पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। वो इनविजिबिलिटी टेक्निक का यूज करके उसके अंदर चला जाता है। सैरेन के अंदर हानली को रॉस ऑफ मेमोरियल टैबलेट नजर आते हैं, हजारों की संख्या में, जो कि अच्छे तरीके से अरेंज करके रखे हुए होते हैं। सेकंड फ्लोर पे और भी टैबलेट्स थे और एक इंसेस बर्नर था और एक बड़ा सा कोलेंडन जिसमें सीक्रेट फ्लेम जल रही होती है। हानली सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है तभी उसकी नजर कुछ फैमिलियर नेम पर पड़ती है, हानजू, हान ताई, हान त्यानसेंग। ये हानली के रिश्तेदार थे। हानली का दिल भारी हो जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती है। इमॉर्टल होने के बावजूद वो अपने इमोशन से दूर नहीं भाग पाता है। वे धीरे से टैबलेट के पास जाता है और उन्हें ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ देख रहा होता है और तभी उसकी आंखों में सबके इमेज एक-एक करके आने लगते हैं कि कितना वक्त गुजर चुका है उसे खुद नहीं पता। तभी सैरन का बड़ा दरवाजा खुलता
है और फुटस्टेप सुनाई देता है। दो मिडिल एज मैन अंदर आते हैं, एक स्कॉलर होता है और एक मस्कुलर मैन रहता है। स्कॉलर बोलता है कि ब्रदर ली तुम कितने इम्पेशेंट हो, मैंने कहा था मैं तुम्हें सेरेमनी के बाद लेटर दिखाऊंगा, लेकिन तुम इतने ज्यादा अनएक्सेस क्यों हो। तब वो मस्कुलर मैन एम्बैरेस्ड होकर कहता है कि लेकिन तुमने ही तो कहा था लेटर के अंत में हमारे एंसेस्टर का एक मार्शल आर्ट लिखा है, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आता कि ली क्लैन को इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता है, इसलिए मैं थोड़ा ईगर था। लेकिन यह लेटर सेरेन में क्यों रखा है, अगर कोई चुरा ले तो। तब वो स्कॉलर मैन कैजुअली कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत कि वो हान क्लैन के सेरेन से कुछ चुरा ले और हमारे हान क्लैन के ट्रेंड मार्शल आर्ट उसे चुराने भी दे, और उसके बाद जो उनको हमारे क्लैन का गुस्सा देखना पड़ेगा वो। तब तक दोनों स्टेयर से सेकंड फ्लोर पर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो हानली को देखते हैं उनका चेहरा फ्रीज हो जाता है। वो मस्कुलर मैन तुरंत स्कॉलर के सामने आ जाता है और कहता है कि क्या चालाक विलन है तू, यहाँ पर सेरेन में आकर आगे से ही वेट कर रहा है ताकि हम पे यूज कर सके, लेकिन तू अब जिंदा नहीं बचेगा। यह कहकर वो हानली पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके पंच हानली को लगने से पहले ही हानली के अंदर से एक गैल फोर्स प्रेशर निकलता है जो उस मस्कुलर मैन को सप्रेस कर देता है और हानली वही अपना पीठ पीछे करे उन दोनों की तरफ खड़ा रहता है। एक डल की आवाज आती है जब वो मस्कुलर मैन का सीधा मुक्का हानली के पीठ पर पड़ता है, लेकिन तुरंत उसके चेहरे का रंग बदल जाता है क्योंकि हानली के शरीर से एक अजूरा लाइट निकलती है जो उस मस्कुलर मैन को उछाल देती है पीछे की तरफ। वहीं स्कॉलर यह सब देखकर एकदम शॉक हो जाता है, उसके चेहरे पर अमेजमेंट आ जाता है जब वो मस्कुलर मैन नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक उसका गिरने का स्पीड स्लो हो जाता है। वह जमीन पर एकदम चिड़िया की पंख की तरह लैंड करता है बिल्कुल बिना इंजरी के। तब वो स्कॉलर मैन कहता है ब्रदर ली क्या तुम ठीक हो, कोई अंदर से चोट तो नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कि जियांगू में मार्शल आर्ट में ऐसे भी टेक्निक होती है जिसे बिना बाहर के निशान छोड़े बॉडी के अंदर इंजर्ड कर देते हैं। तब वो मस्कुलर मैन एक डीप सांस लेता है और अपनी बॉडी को चेक करता है और उसे दिखता है कि कोई इंजरी ही नहीं है। वो काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उस बंदे की स्किल समझ से बाहर है, लेकिन लगता है वो हॉस्टल नहीं है हमारी तरफ। जब स्कॉलर यह बात सुनता है तो वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है। उसने हानली की तरफ देखकर कहा ग्रेट वॉरियर, मैं हान क्लैन का मास्टर हूँ, हान त्यान से आओ, क्या आप यहाँ स्पेशली मुझे मिलने आए हैं। हानली धीरे से टर्न करता है और कहता है हान क्लैन मास्टर। वहीं स्कॉलर और वो मस्कुलर मैन हानली को देखकर शॉक हो जाता है और कहते हैं तुम इम्पॉसिबल। हानली कुछ बोलने ही वाला होता है तभी स्कॉलर और उस मस्कुलर मैन के एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हो जाते हैं, मानो कि वो हानली को पहचान रहे होते हैं। तब हानली थोड़ा बेचैन होकर पूछता है क्या तुम मुझे जानते हो। तब स्कॉलर सभी वर्ड को एम्फसाइज करते हुए कहता है कि खुद पूछ रहे हो जबकि जवाब तुम्हें खुद पता है, तुम्हारा चेहरा हमारे हान क्लैन के फोर्थ ग्रेट अंकल से बिल्कुल मिलता है, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगा। यह सुनकर हानली के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है और हानली सोचता है फोर्थ ग्रेट अंकल वो तो मैं ही हूँ, लेकिन उस समय हानली ने अपने कभी रिलेटिव को अपना करंट अपीयरेंस नहीं दिखाया था। तब हानली कैजुअली बोलता है ओह मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारा ग्रेट अंकल जैसा दिखता हूँ, क्या यह मेरा नेचुरल चेहरा नहीं हो सकता। यह सुनकर स्कॉलर एंग्री हो जाता है और कहता है कि सिमिलर चेहरा दुनिया में कई लोगों के होते हैं, लेकिन तुम सिर्फ रिसेंबल नहीं करते, तुम यहाँ हान क्लैन के एंसेस्टर हॉल में आए हो, तुम कौन हो, इसका और क्या प्रूफ चाहिए। हानली रिलैक्स एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि तुम वाकई में एक ऑफिशियल के लायक हो, हान क्लैन की प्रॉस्पेरिटी तुम जैसे डिसेंडेंट की वजह से ही है। यह सुनकर स्कॉलर के चेहरे पर एक एंगर फ्लेकर होता है। वह कहता है कि क्या तुम अब भी अपने आप को हमारा एंसेस्टर बनकर प्रिटेंड करना चाहते हो। तब हानली आराम से बोलता है कि प्रिटेंड मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरे पेरेंट्स के बारे में पता कैसे चला। जब से मैं घर छोड़कर गया हूँ मेरे फैमिली मेंबर ने मेरा चेहरा कभी नहीं देखा, कहीं सेवन मिस्टीरियस सेक्ट ने तुम्हें मेरा पोर्ट्रेट तो नहीं दिया। यह कहकर हानली मस्कुलर मैन की तरफ देखता है, उसका थिक फेशियल हेयर को देखकर उसे रियलाइज होता है कि तुम्हारा सरनेम ली है, कहीं तुम ली फेयो के रिलेटिव तो नहीं हो। जब मस्कुलर मैन यह सुनता है तो वह एंग्री हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे क्लैन के एंसेस्टर का नाम कैसे जानते हो, तुम्हें हमारे क्लैन के बारे में काफी नॉलेज है। यह सुनकर हानली थोड़ा स्माइल करता है। वही स्कॉलर शॉक होकर बोलता है कि सेवन मिस्टीरियस सेक्ट ली फेयू, तुम कह रहे हो कि तुम हमारे एंसेस्टर के छोटे भाई हो, लेकिन हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से वो तो 200 साल पहले ही गायब हो चुका था, तो तुम इतने जवान कैसे हो। तब तक उन दोनों के मन में यही डाउट आता है कि कहीं इसने सीक्रेट लेटर को पढ़ तो नहीं लिया जो कि सेरेन में छुपा था। और जब हानली देखता है इनको फंसाते हुए तो वह तुरंत अपने स्पिरिचुअल सेंस से सेरेन को सेव करता है और उसे मेमोरियल टैबलेट के पीछे एक लेटर फील होता है, जिसके बाद हानली अपने हाथ को कैजुअली वेव करता है। सडनली एक येलो बुकलेट अजूरा मिस्ट में लिपटे हुए टेबल से फ्लाई होकर हानली के हाथ में आ जाती है और जब स्कॉलर और मस्कुलर मैन यह देखते हैं तो वो एकदम डमस्ट्रक हो जाते हैं। हानली कैजुअली बुकलेट को फ्लिप करता है जिसे देखकर स्कॉलर अपना काम को खोल देता है। वहीं उस मस्कुलर मैन के भी एक्सप्रेशन हैप्पीनेस से फियर में बदल जाते हैं। फिर वो मस्कुलर मैन रिस्पेक्टली बो करते हुए कहता है कि क्या आप इमॉर्टल हैं? अगर ऐसा है तो सीनियर आपके पास कोई आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए कीपसेक तो होगा ही। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है हमारे लिए, सिर्फ वर्ड पे हम यकीन नहीं कर सकते। यह देखकर स्कॉलर भी स्टंट रह जाता है, लेकिन इमॉर्टल कल्टीवेटर का लीजेंड को याद करके उसका ब्लड कोल्ड हो जाता है। हानली सॉफ्टली स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने तो एक्सपेक्ट
ही नहीं किया था कि तुम इमॉर्टल कल्टीवेटर्स के बारे में जानते होगे। इम्प्रेसिव, तुम वाकई में ली फेइयो के डिसेंडेंट हो। इनक्रेडिबल, मैं उसमें दाव की परस्यूट में था और मैंने जल्दी ही घर छोड़ दिया था। बस एक स्लिप ऑफ पेपर और कुछ मेडिसिन पिल को ली फेइयो को दिया था मैंने। जब मस्कुलर मैन यह सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है। मेडिसिन पिल? क्या हमारे सेट के सेरेन में जो बोटल्स रखी है क्या वह सीनियर आपने ही दी थी? तब हार्ली सीज करते हुए कहता है कि हाँ, तुम्हारे एंसेस्टर ने एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल बिना हेजिटेशन के यूज कर ली थी, जो कि मार्शल आर्ट के लिए काफी फायदेमंद होती है, लेकिन मेरी मेडिसिन होने के बावजूद वह लंबी उम्र नहीं जी पाया। तब वह मस्कुलर मैन हेजिटेट करके बोलता है कि मुझे इस मैटर के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है सीनियर, लेकिन मेरे फादर अभी जिंदा है, उन्हें शायद इसके बारे में कुछ पता होगा। अगर आप सीनियर अलाउ करे तो मैं अभी किसी को भेज कर तुरंत कंफर्म करा लेता हूँ। जिसे सुनकर हार्ली हाथ वेव करते हुए कहता है, नहीं, मैं यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करने नहीं आया हूँ, बस यह देखने आया था कि हमारा हान क्लैन और हमारे दोस्त के डिसेंडेंट खुशहाल है कि नहीं। अब मैं सेटिस्फाइड हूँ। यह सुनकर वह मस्कुलर मैन नर्वस हो जाता है और स्कॉलर मैन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वह दोनों जान रहे होते हैं कि एक इमॉर्टल एंसेस्टर उनके क्लैन के लिए कितना इंपॉर्टेंट होगा। तब वो स्कॉलर रिस्पेक्टफुल टोन में पूछता है कि अगर आप वाकई में हमारे फोर्थ ग्रेट अंकल है, इसका चेक करने का एक तरीका है। इस सेरम में कुछ एंसेस्ट्रल आइटम है जो सिर्फ हमारे एंसेस्टर ही जानते हैं, और अगर आप उन्हें पहचान ले तो मैं मान लूंगा कि आप हमारे एंसेस्टर ही हैं। तब हार्ली कैजुअली बोलता है कि पास की चीजें ठीक है, ले आओ, लेकिन यह ध्यान रहे मैं घर छोड़कर छोटी एज में ही चला गया था, तो शायद मैं ज्यादा आइटम को पहचान न पाऊं। तब वो स्कॉलर रिस्पेक्टफुल बो करके नीचे चला जाता है और कुछ देर बाद एक ट्रे लाता है जो एक रेड कपड़े से ढकी हुई थी। हार्ली उस रेड कपड़े को हटाता है और देखता है, और उसके चेहरे पे एक प्लीजेंट सरप्राइज आ जाता है। और हार्ली कहता है, ओह, ये तो वही चीजें हैं जो मैंने सोचा ही नहीं था मैं दोबारा देखूंगा इन्हें। तब वो स्कॉलर बोलता है कि सीनियर, आप क्या इन आइटम को पहचानते हैं? तब हार्ली उन सब चीजों को एक एक करके पिक करने लगता है और कहता है कि ये स्लिंग शॉट और वो हमारे दूसरे भाई हान तियाई के थे, और ये तंबाकू पाइप। जैसे जैसे हार्ली एक्सप्लेन करता गया, स्कॉलर का डाउट कम्प्लीटली खत्म हो गया, और तभी स्कॉलर मस्कुलर मैन के अपनी तरफ खींचता है और डीपली वो करते हैं वो दोनों। और स्कॉलर कहता है कि यह फिलहाल डिसेंडेंट हान त्याओ स्याओ अपने फोर्थ ग्रेट अंकल को पहचान नहीं पाया, जो कि काफी बड़ी गलती है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। और वहीं मस्कुलर मैन भी इसी के साथ वो करता है। और जैसे ही उन दोनों ने हार्ली को एक्नॉलेज किया, हार्ली के दिल में एक अजीब सा एहसास उभर आता है, और कुछ देर की खामोशी के बाद हार्ली धीरे से कहता है कि जिस साल मैं दाव को परस्यू करने के लिए गांव को छोड़कर गया था, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरे हान क्लैन इतना बड़ा क्लैन बन जाएगा। वाकई में दुनिया काफी अजीब है। तुम दोनों उठ जाओ, इतने सालों से मैं घर नहीं आया हूँ, तो अब मैं इस क्लैन के लिए एक अजनबी हूँ, तो इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। तब स्कॉलर कहता है रिस्पेक्टफुली कि ग्रेट अंकल, आप ऐसा ना कहिए, अगर हम जानते होते कि आप जिंदा है तो आपको खोजने के लिए किसी न किसी को जरूर भेजते। यह सुनकर हार्ली हाथ वेव करता है और कहता है कि यह सब करने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ सिर्फ देखने आया था कि सब सही सलामत है या नहीं। मैं यहाँ ज्यादा देर तक रुकूंगा नहीं, मॉर्टलिटी को परस्यू करने के नाते मैं वाटर वर्ल्ड में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। यह सुनकर स्कॉलर थोड़ा निराश होता है और वो कहता है कि ग्रेट अंकल, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप हमारे कैस्टल के हान क्लैन के जूनियर को नहीं देखना चाहेंगे? यह सुनकर हार्ली सीज करता है और रिग्रेट के साथ कहता है कि जब मैं यहाँ आया था तो मैं कैस्टल के ऊपर से उड़ा था और मैंने अपने स्पिरिचुअल सेंस से सबको सेंस किया था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि किसी के पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है, और अगर होता तो शायद मैं एक दो को अपने साथ कल्टीवेशन के रास्ते पे ले जाता। जब स्कॉलर यह बात सुनता है तो उसके चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है। तब हार्ली अपने सिर को शेक करते हुए कहता है कि इमॉर्टल बनने के लिए स्पिरिचुअल रूट जरूरी होता है, और ऐसा 10,000 लोगों में से एक को ही मिलता है, तो कुछ 100 मेंबर में ना मिलना नेचुरल सी बात है। और सच बोलूं तो हान और ली क्लैन को कल्टीवेशन वर्ल्ड से दूर ही रहना चाहिए। इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड में हालत बहुत ज्यादा खराब है, कई सारे सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं हर एक दिन, तो मैं नहीं चाहता कि हान और ली क्लैन का भी हालत यही हो। तब स्कॉलर सिंसियरली वो करता है और कहता है कि मैं ग्रेट अंकल की बातों को एक्सेप्ट करता हूँ। हार्ली की नजर फिर उस मस्कुलर मैन पे जाती है और कहता है कि हार्ली, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन से जनरेशन के डिसेंडेंट हो ली फेंग के? यह सुनते ही मस्कुलर मैन तुरंत वो करता है और कहता है कि जूनियर का नाम ली फेंग है, मैं ली फेंग के 11th जनरेशन डिसेंडेंट हूँ। ग्रेट अंकल हान को मेरा सलाम। हार्ली यह सुनकर सॉफ्टली स्माइल करता है और कहता है कि ली फेंग मेरा बहुत क्लोज दोस्त था, तुम मुझे ग्रेट अंकल कह सकते हो। तुम अभी त्यानसाओ को प्रोटेक्ट कर रहे थे मुझसे, लगता है ली क्लैन अभी भी हमारे हान क्लैन का ख्याल रखता है। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पीस देता हूँ, ये मार्शल आर्ट के लिए काफी फायदेमंद है। फिर हार्ली अपने स्टोरेज पाउच से 8 रंग बिरंगी बोतल निकालता है और लीफेंग को दे देता है, जिसके बाद लीफेंग तुरंत वो करता है और थैंक कहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये पिल उसके क्लैन के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। यह देखकर स्कॉलर भी खुश था, लेकिन उसकी नजर हार्ली पर जाती है और वो थोड़ा होपफुल रहता है कि उसे भी कुछ मिलेगा। यह देखकर हार्ली फ्रेंडली स्माइल करता है और अपनी कमर से एक स्पिरिट पाउच को निकालता है और उस पर थपथपाता है, जिससे तुरंत एक डेजलिंग क्लाउड निकलता है। हजारों ब्लैक टेंटेड गोल्डन डिवाइनिंग वेटल जो कि 3 मीटर वाइड क्लाउड बना लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के रंग का। और वहीं हार्ली उन इंसेक्ट को कमांड करता है, वो ट्रांसफॉर्म होकर एक ट्राई कलर्ड शॉट बना लेते हैं। वह शॉट हार्ली के हाथों में बच करता है, जिसके बाद हार्ली शॉट को वहीं पर तुरंत रिफाइन करता है और उसके साथ एक जेड को निकालता है।
और हानली फिर कहता है कि ये स्वॉर्ड मैंने स्पिरिट बीटल से रिफाइन की है, या खुद से भी किसी को भी मारने की कैपेबिलिटी रखती है। मैं इसे शहर में छोड़ रहा हूँ ताकि कभी भी हान क्लैन पे कोई भी मुसीबत आए तो तुम बच जाओ इससे। लेकिन याद रखना, जब भी यह स्वॉर्ड निकलेगा तो सीरियन के बाहर 5 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे, इसलिए काफी ख्याल रखना होगा तुम्हें। और ये जेड पेंटेड मेरे एसन से लिंकेड है और उसके बिना स्वॉर्ड एक्टिवेट नहीं होगी। इसे सुनकर स्कॉलर कहता है कि मैं ग्रेट अंकल की बातों को हमेशा याद रखूंगा। जिसके बाद हानली सेटिस्फाई हो जाता है और 2 फेंट येलो पिल को निकालकर उन दोनों को देता है और कहता है कि ये दोनों पिल्स तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी लाइफ स्पैन को बढ़ा देगी, जिसकी वजह से तुम 100 ईयर से भी ज्यादा जिंदा रहोगे। यह सुनकर वो स्कॉलर और लीफेंग काफी खुश हो जाते हैं और बार बार थैंक्स कहते रहते हैं ग्रेट अंकल कहते हैं। फिर हानली अपने सिर को नोट करते हुए पूछता है कि तुम लोगों ने मुझे इतना जल्दी कैसे पहचान लिया? जरूर तुम्हारे पास मेरा कोई पोर्ट्रेट होगा, अगर इस सेरिन में है तो जल्दी मुझे दिखाओ। तब वो स्कॉलर तुरंत बोलता है कि यहीं पर है, 1 मिनट रुकिए। कई सारे पोर्ट्रेट को निकालकर हानली के पास ले आता है और उसे दे देता है। फिर हानली पहले पोर्ट्रेट को देखता है जिसमें 70 ईयर ओल्ड यूथ स्माइल करते हुए उसका चेहरा छपा होता है। स्कॉलर तब एक्सप्लेन करता है कि कहा यह जाता है कि ये पोर्ट्रेट हमें ली क्लैन के डिसीजेड एंसेस्टर ने दिया था, लेकिन क्रिएटर का नाम नहीं पता। हानली यह सब नहीं सुनता क्योंकि उसकी नजर तभी एक दूसरे पोर्ट्रेट पे पड़ जाती है। यह पोर्ट्रेट उसके फादर का था जो एक नोबल क्लॉथ में खड़े थे। फिर हानली के चेहरे पे सैडनेस फ्लिकर होने लगती है। उसके ब्रदर के पोर्ट्रेट भी आते हैं जो कि एक व्हाइट हेयर्ड ओल्ड मैन में बदल चुके थे उस समय तक, लेकिन हानली के दिन में फ्लोड ऑफ इमोशन भर आते हैं। हानली को ऐसा देखकर वो स्कॉलर और लीफेंग चुप ही रहते हैं और कुछ देर बाद हानली के अंदर से एक खजूरा लाइट बहुत तेजी से निकलती है जिसकी वजह से उनकी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन जब वो अपनी आंखें दोबारा खोलते हैं तो हानली गायब हो चुका था। सिर्फ उसकी वॉइस उनके कानों में गूंजती है कि मैं एक कैपेबल इमॉर्टल हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे एनिमीज भी हैं, इसलिए आज की बात किसी को बताना मत। स्वॉर्ड को कभी आउटसाइडर को मत दिखाना, वरना इमॉर्टल तुम पर अटैक जरूर करेंगे। अब मैं अपने दाव और इमॉर्टलिटी के परसों में निकल रहा हूँ और हान क्लैन से मैं दोबारा इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अपना ख्याल रखना। और इसी के साथ हानली की वॉइस फेड हो जाती है जिसे देखकर स्कॉलर और लीफेंग एक दूसरे को ब्लैंकली देख रहे होते हैं। लेकिन जब हानली की वॉइस इको हो रही थी तभी तक हानली इस जगह से कई किलोमीटर बाहर जा चुका होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और जैसा कि तुम सुन सकते हो मेरा गला बैठ चुका है, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि उसमें ड्यूटीज दिखाई देने वाली है और मैं कुछ नए थंबनेल को भी यूज करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।